एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में जैसे ही शाम ढलती है, सुंग जिनवू जंगल के एकांत में चला जाता है। इंस्टेंस डंगोन को बुलाने से उत्पन्न होने वाले परिणामों से सावधान रहता है। नौकरी बदलने के अनुरोध के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेने से पहले वह अन्य कालकोठरी के साथ अपने पिछले अनुभवों पर विचार करता है। अचानक एक विशाल बैंगनी शून्य द्वार बिजली की रोशनी से जगमगाता हुआ उसके सामने प्रकट होता है। प्रवेश के कगार पर जिनवू को याद आता है कि वह अपना दैनिक क्वेस्ट करना भूल गया था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इसके बाद तक इंतजार कर सकता है। कालकोठरी के छायादार गलियारों के अंदर एक शूरवीर चुपचाप इंतजार में खड़ा था। एक सुंदर भोजन कक्ष में यूजिन कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष यू मिंग युहान इत्मीनान से अपना वाइन गिलास घुमा रहे हैं, जबकि उनका बेटा यू जिनहो घबराहट से भरा हुआ है, मेज के पार बैठा है। जैसे म्यूंग शराब का एक घूंट चखता है, एक विनम्र दस्तक बीच में आती है, जिससे बड़े भाई यू जिनसुंग के प्रवेश में सूचना मिलती है, जो अपनी देरी के लिए माफी मांगता है। हालांकि उसके पिता ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि वह ठीक समय पर आ गया है। जिनसुंग ने जिन्हो के साथ खुशियों का आदान प्रदान किया। उनकी आखिरी मुलाकात के बाद की अवधि पर टिप्पणी करते हुए जब जिन्हो ने हार की भावना के साथ उसकी ओर देखा, तो कालकोठरी में वापस जिन्वू एक गलियारे में घूमता है और सब कुछ अप्रत्याशित रूप से सामान्य दिखाई देता है, जब तक कि उसे एक अधिसूचना नहीं मिलती है कि इस क्षेत्र में औषधि का उपयोग पूर्ण पुनर्प्राप्ति और स्टोर तक पहुंच निषिद्ध है, और वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। लेवल बढ़ने पर उसके आंकड़े पुनर्प्राप्त करें या खोज पूरी होने तक छोड़ दें। दूरी में धात्विक गड़गड़ाहट तेज हो जाती है, जिससे जिन्वू धातु को अपनी इन्वेंट्री से कसका के जहर फेंक को खींचने के लिए प्रेरित किया जाता है। कवच पहनने एक जादुई जानवर एक शूरवीर तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ता है। जिन्वू पहले तेजी से हमला करता है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अचंभित होकर उसे नाइट की ओर से एक और आरोप का सामना करना पड़ता है और उनके ब्लेड आपस में टकराते हैं। अपनी चपलता का उपयोग करते हुए जिन्वू कुछ दूरी हासिल करता है और एक सक्रिय कौशल घातक प्रहार का उपयोग करता है। नाइट की छाती पर गंभीर प्रहार करने का लक्ष्य, लेकिन फिर से वह कवच को तोड़ने में विफल रहा। फुर्तीला और तेज वह नाइट के हमलों से बच जाता है और कसाका पर अपने नंगे हाथों की जीत को याद करते हुए अपनी ताकत से नाइट को दो हिस्सों में तोड़कर इस उपलब्धि को दोहराता है, और नाइट का हेलमेट जमीन पर गिर जाता है। पराजित होने पर उसका शरीर धुआं छोड़ता है और जिन्वू एक स्तर हासिल कर लेता है। अपने व्यर्थ घातक हमले पर पछतावा करते हुए जिन्वू एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अधिक शूरवीर उसकी ओर बढ़ते हैं। तनावपूर्ण पारिवारिक रात्रि भोजन के दौरान जिन्हो का भोजन अछूता रहता है, क्योंकि उसके पिता माहौल को शांत करने का प्रयास करते हैं। यूजिन गिल्ड के गठन के साथ जिनसुक की प्रगति और एस रैंक सदस्य की भर्ती के लिए उनके संघर्ष के बारे में पूछताछ करते हैं। जिनसुक ने खुलासा किया कि चाहे इन और म्यूंग ब्यू ब्यू को भर्ती करने से उसके प्रयास असफल रहे, जिसके कारण उन्हें यूरोप और मध्य पूर्व से एस रैंकर की तलाश करनी पड़ी, जो हुआंग डोंगसुक की स्थिति की याद दिलाता है। अचानक वह जिन्हो के सी रैंक कालकोठरी से भागने और उसकी महत्वाकांक्षाओं को संबोधित करता है। उस चेतावनी देता है कि वह अपनी खुद की गिल्ड योजनाओं के खिलाफ ना जाए। जिन्हो अपने पिता की नज़रों के बीच चुप रहता है, फिर भी आंतरिक रूप से वह अपने गुप्त लाभ जिन्हो के बारे में खुद को आश्वस्त करता है। लड़ाई के घने माहौल में जिन्हो अपनी शारीरिक शक्ति के अलावा किसी और चीज का उपयोग करके एक के बाद एक दुश्मनों से अथक संघर्ष करता है। हालांकि उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि उसकी सहनशक्ति की भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे वह एक संक्षिप्त विश्राम के बारे में सोचता है, उसे एक गुप्त हमले का आभास होता है। इससे बाल बाल बचते हुए वह एक छिपे हुए हत्यारे को पकड़ लेता है और तेजी से एक जादूगर के विस्फोट से बच जाता है। दुश्मनों का यह हमला जिन्हो को पिछले टकरावों और प्रत्येक प्रकार पर काबू पाने के लिए आवश्यक विशिष्ट रणनीतियों की याद दिलाता है, जैसा कि लगातार हमले ने उसे कमजोर कर दिया है। जिन्हो ने जादूगरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अपनी बुद्धि विशेषता को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है, और बढ़ती थकान से जूझते हुए अपने कौशल को सरल से करने की इच्छा रखता है। हंटर्स गिल्ड में गिल्ड नेता चोई जोंग इन, चाहे इन और अन्य उच्च रैंकिंग वाले शिकारियों के साथ एक हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जेजू द्वीप पर एक खोजी मिशन पर जा रहे हैं, जहां वर्षों पहले का सफल छापा मारा गया था। चोई ने लड़ाई खत्म करने के लिए एक दिन वापस लौटने का निश्चय किया, जिन्हों अंततः अपने आखिरी दुश्मनों को खत्म कर देता है और एक लाश पर बी रैंक चेस्ट प्लेट पाता है। वह पहली बार अपनी सूची में सभी कवच को सुसज्जित करता है, और उसे ये देखकर खुशी होती है कि यहाँ ना देखें कि टुकड़े अदृश्य हैं। नए उपकरणों और अपनी थकान से उबरने के बाद वह खोज के अगले चरण के लिए यथासंभव तैयार है। वह एक विशाल दरवाजे को धक्का देकर खोलता है और हवा का एक झोंका उसका स्वागत करता है। जब जिन्हो अपने प्रतिद्वंदी को देखता है, तो वह रहस्यमय डबल कालकोठरी की याद दिलाए बिना नहीं रह पाता।
नाइट कमांडर एग्रिस द ब्लड रेड अपने ऊपरी नाम के समान चमकीली लाल रंग का प्लेट कवच पहने एक दुश्मन एक खाली सिंहासन के सामने खड़ा है। जिन्बू उसकी उपस्थिति मात्र से भयभीत हो जाता है। एग्रिस अपनी तलवार उठाता है और फिर बिजली की गति से शिकारी की ओर बढ़ता है। उसके ब्लेड के झटके से पत्थर के खंभे ढह जाते हैं। जिन्बू खुद को बचाव करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह बेजोड़ है। वह अपना खंजर हटा देता है जो एग्रिस के कवच को छेद नहीं सकता, और उसका दुश्मन लड़ाई को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए अपने हथियार रख देता है। इस बीच हंटर एसोसिएशन में वू जिनचुल बातचीत के लिए चेयरमैन गो के कार्यालय में प्रवेश करता है। जीजू द्वीप के लिए रवाना होने से पहले चोई ने गो को धन्यवाद देने के लिए फोन किया। गो ने मिशन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए द्वीप को लोगों की नज़र में बनाए रखने का श्रेय उन्हें दिया। सिंहासन कक्ष में वापस एग्रिस जिन्बू को पकड़ लेता है और पलक झपकते ही उसे जमीन पर फेंक देता है। शिकारी बमुश्किल मुक्कों की अगली बौछार करने को रोकता है और अपने द्वार सुसज्जित कवच की बदौलत हमले से बच जाता है। जिन्बू अपने टैस कौशल को सक्रिय करता है, हमला करता है, लेकिन वह अभी भी एग्रिस द ब्लड रेड को नहीं पकड़ पाता। एग्रिस आसानी से उसे सिंहासन कक्ष के चारों ओर फेंक देता है। जिन्बू ने पलटवार करते हुए अंततः एग्रिस के गले पर एक जोरदार किक मारी। क्रोधित होकर एग्रिस ने अपने हमले बढ़ा दिए और मुक्कों लातों का एक और हमला किया और अंत में जिन्बू को सिंहासन के ऊपर दीवार में फेंक दिया। जिन्बू सीट पर लेट गया, वह अक्षम हो गया और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। एग्रिस घातक इरादे से आता है। जिन्बू सिंहासन के बाँह पर फिसल गया। एग्रिस अंतिम प्रहार के लिए अपनी तलवार अपने हाथ में बुलाता है। जिन्बू ने ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ लिया और चिल्लाया कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वह उसे अपने हथियार कहता है और जैसे वह एग्रिस की आंख में घोंपने में कामयाब हो जाता है, वह फिर से खंजर को याद करता है और अपनी पूरी शक्ति से एग्रिस के गले में सूली पर चढ़ा देता है। एग्रिस गिर जाता है और एक सिस्टम संदेश जिन्बू को सूचित करता है कि दुश्मन हार गया है। जिन्बू अपनी जीत को एक संयोग मानता है, क्योंकि जब वह अपने पुरस्कारों को देखता है तो वह स्पष्ट रूप से बेजोड़ था, जिसमें एस रैंक हेलमेट ग्रिस पहना हुआ था। कौशल शासक के हाथ के लिए एक रूड था पत्थर और एक लड़ाई के अगले दौर के लिए एक टेलीपोर्टेशन पत्थर शामिल था। जिन्बू यह जानकर हैरान हो जाता है कि उसे दुश्मनों की और अधिक तीव्र लहरों से पार पाना होगा। वह जितना अधिक समय तक टिकेगा, उसे उच्च कक्षा पर करने के लिए उतने ही अधिक उन्नति अंक प्राप्त होंगे। हालांकि जैसे ही जिन्बू अपनी सीमा तक पहुंचता है, एक दुश्मन उसके हाथ से टेलीपोर्टेशन पत्थर को गिरा देता है। जैसे ही खोज का चरम करीब आता है, सूरवीर जिन्बू को घेर लेते हैं। इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म हो जाता है।